मेरा नाम है दीपक शर्मा। आप देख रहे हैं इमोर्टल स्टडी पॉइंट। आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12 वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। यह इस चैप्टर का पहला पार्ट है, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन और जानेंगे कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की पद्धति के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोपेन्स स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। चलिए फिर आइए जानते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को। तो यहाँ पर देखिए, जलवायु की परिभाषा को समझने से पहले हम यहाँ पर एक शब्द को जान लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं मौसम। मौसम को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेदर। चलिए आइए जानते हैं कि भाई मौसम होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। मौसम घंटे दर घंटे, दिन दर दिन, महीने दर महीने या साल दर साल बदलता है। देखिए, मौसम घंटे दर घंटे कैसे चेंज होता है। आपने कई बार नोटिस करा होगा कि दोपहर का अच्छा खासा समय हो रहा है और वहाँ पर धूप भी अच्छी खासी खिली हुई है, लेकिन 1 घंटे या 2 घंटे के डिफरेंस में ही वहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में वर्षा देखने को मिल जाती है। यानी कि कुछ समय पहले, 2 घंटे पहले तो अच्छी खासी धूप निकली हुई थी, लेकिन कुछ समय अंतराल बाद ही वहाँ पर वर्षा देखने को मिल जाती है। यानी कि मौसम हमारा घंटों में भी चेंज हो जाता है। देखिए, मौसम हमारा दिन दर दिन भी चेंज होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर काफ़ी टाइम से अच्छी खासी धूप निकली हुई है, लेकिन हो सकता है कि 2 दिन तक या लगातार 3 दिन तक वहाँ पर वर्षा का भी समय बना रहे। अब देखिए, यहाँ पर समझिए कि हमारा मौसम महीने दर महीने किस तरह से चेंज होता है। देखिए, आपको पता है कि जैसे कि हमारा जो फैब है, फैब के मिड तक या फैब के एंड होने तक हमारा कौन सा मौसम स्टार्ट हो जाता है, बसंत का मौसम हमारा स्टार्ट हो जाता है। बसंत का मौसम कुछ महीने चलता है और उसके बाद हमारा शुरू होता है गर्मियों का मौसम, और गर्मियों के मौसम के कुछ महीनों के अंतराल में आपको ठंड का मौसम भी स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला है कि कुछ महीनों के पैटर्न में हमारा मौसम क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम मौसम की डेफिनेशन समझे तो देखिए, मौसम क्या है, घंटों में चेंज हो सकता है, ये दिनों में चेंज होता है, महीनों में भी ये चेंज होने की इसकी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर जलवायु की बात करें कि भाई जलवायु की परिभाषा क्या है, देखिए जलवायु की परिभाषा मौसम से ही रिलेट करती है। अब ये किस तरह से रिलेट करती है, देखिए जैसे कि आपको मालूम है ना कि मौसम घंटों में, दिनों में और महीनों में चेंज होता है। जब हम इसका पूरा एक डेटाबेस इकट्ठा करते हैं, कितने सालों का, 30 सालों का जब हम इसका डेटाबेस इकट्ठा करते हैं, तो इस मौसम के बदलने में आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है जी, जब आप किसी भी देश का मौसम का जब आप डेटा इकट्ठा करते हो, कितने सालों का, 30 साल का, उन 30 सालों के डेटा के दौरान आपको इन डेटा के अंदर एक पैटर्न देखने को मिलेगा। उस पैटर्न को आप क्या बोलोगे, जलवायु आप उसको बोलोगे। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई जलवायु क्या होता है, तो आप सिंपल से में कह सकते हो कि मौसम का 30 साल का डेटा पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, जलवायु बोलेंगे। जैसे कि अब हम इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। जलवायु किसी विशेष क्षेत्र में मौसम का दीर्घकालिक पैटर्न है। यानी कि जो क्लाइमेट क्या है, जलवायु क्या है कि मौसम का दीर्घकालिक पैटर्न। दीर्घकालिक को हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग टर्म पैटर्न। ठीक है, और एक कितना लंबा लॉन्ग टर्म पैटर्न होता है, 30 सालों का एक बहुत बड़ा डेटाबेस होता है। ठीक है, उस डेटाबेस को हम क्या बोलते हैं, उस देश की जलवायु हम उसको यहाँ पर बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं भाई हमारे भारत देश की जलवायु कैसी है, तो भारत का 30 साल का डेटा आप उठाओगे तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारे भारत देश की जो जलवायु है वो है मानसून जलवायु। ठीक है जी, हमारे भारत देश की जो जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर जानेंगे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। देखिए, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के लिए क्या क्या आधार लिया है, क्या बेस लिया है, कि किस बेस पर जलवायु का वर्गीकरण किया है, पहले हम उसको जान लेते हैं। तो देखिए, कोपेन ने जलवायु के वर्गीकरण के लिए एक मेथड का यूज़ किया है। उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, आनुभविक पद्धति बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एम्पिरिकल स्कीम। चलिए आइए जानते हैं कि आनुभविक पद्धति यानी कि एम्पिरिकल स्कीम होती क्या है। आनुभविक पद्धति के अंतर्गत कोपेन ने वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध की पहचान की है।
देखिए आनुभविक पद्धति यानी कि एम्पिरिकल स्कीम में सिर्फ दो ही चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, एक है वनस्पति, वनस्पति बोले तो क्या, वेजिटेशन, और दूसरा है जलवायु यानी कि वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन कैसी है। देखिए सिंपल सी बात है कि किसी भी प्रकार की वनस्पति के लिए वहाँ की जलवायु किस प्रकार की होगी, हर चीज़ डिपेंड करता है जलवायु के ऊपर। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए, अगर हम पोलर एरिया की बात करें, ठीक है, पोलर एरिया को जैसे कि आप जानते हैं कि वहाँ का जो टेम्परेचर कितना रहता है, वहाँ पर माइनस में टेम्परेचर रहता है। अगर हम वहाँ की वेजिटेशन की बात करें तो वहाँ पर किस प्रकार की वेजिटेशन पाई जाएंगी जो इतने टेम्परेचर में सरवाइव कर सके, ठीक है। अब जैसे कि पोलर के अंदर आपको वहाँ पर आम तो देखने को मिलेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आम की खेती के लिए आपको अलग प्रकार की मिट्टी चाहिए, अलग प्रकार की जलवायु चाहिए। जैसे कि आम को पैदा करने के लिए कम से कम तो 23 डिग्री के आसपास कितना होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के वनस्पति वहाँ की वेजिटेशन किस टाइप की होगी, ये उसकी जलवायु के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो भाई हमारे यहाँ की जलवायु कैसी है, ठीक है। हमारी यहाँ की जलवायु है गर्म, आपको यहाँ पर मौसम देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरे भारत देश के अंदर कुछ कुछ पार्ट में आपको ठंडे इलाके देखने को मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर पार्ट में यहाँ पर टेम्परेचर करीबन नहीं तो 35 डिग्री के आसपास आपको देखने को मिलेगा, है ना। और 35 डिग्री या 40 डिग्री टेम्परेचर के हिसाब से यहाँ पर अलग प्रकार की आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर आपको अच्छी खासी मात्रा में गेहूँ देखने को मिल जाएगा, और बहुत सारे टाइप के आपको वेजिटेशन के अंदर फलों के प्रकार देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर खाद्य जो सामग्री है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रकार की जो वैरायटी है वो हमारे भारत देश में मिलती है, क्योंकि हमारे जो इंडिया की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, वो ट्रॉपिकल रीजन में यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर हमारी वेजिटेशन है, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि खाने की यानी कि जो फूड्स के जो जितने भी जो प्रकार की जो वेरिएशन जो देखने को मिलेंगे ना, वो आपको गर्म जगहों पर देखने को मिलेंगे। ठंडी जगहों में वहाँ की मिट्टी के अंदर इतनी ज़्यादा क्षमता नहीं होती कि वहाँ पर अलग अलग टाइप के आपके वेजिटेशन को उगाया जा सके। सबसे ज़्यादा आपको वेरिएशन गर्म इलाकों में देखने को मिलेगी। तो इसलिए अगर आपने गौर करा हो तो अगर आप यूरोप के अंदर जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको जो वेजिटेशन के अंदर जैसे फल हो गए, खाने पीने की चीज़ें हो गई, ठीक है, जितना भी वेजिटेरियन आपको फूड है वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। और वहीं वहाँ पर जो मांस है, जो भी जितने भी टाइप के जो भी मांस होते हैं वो वहाँ पर आपको कम पैसों में चीप रेट में आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन वेजिटेशन आपको महंगी मिलेगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, देखिए हमारे इंडिया के अंदर जो आम की अगर वैरायटी देखी जाए तो 100+ से ज़्यादा हमारे देश के अंदर आम की वैरायटी पाई जाएगी। गन्नों की वैरायटी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाएगी, ठीक है। तो हमारे देश ट्रॉपिकल रीजन में हो जाने के कारण हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं है, वेरिएशन हमारे पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कोपेन ने जो जलवायु के वर्गीकरण का आधार क्या बना है, वनस्पति, ठीक है, और जलवायु। कोपेन भाई साहब यहाँ पर कहते हैं कि वनस्पति किसी भी जो टाइप की आपको जो वनस्पति देखने को मिलेगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि वहाँ का जलवायु कैसा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको और भी एग्जांपल दे रहा है कि जैसे कि अगर आप गेहूँ उगाने की बात करोगे तो भाई गेहूँ हर एक क्लाइमेटिक कंडीशन में नहीं उग सकता। गेहूँ को उगाने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 19 डिग्री से 23 डिग्री के बीच आपको टेम्परेचर चाहिए। अब आप गेहूँ को कोई माइनस टेम्परेचर वाले इलाके में तो आप उगा नहीं सकते, है ना। और गेहूं की अगर हम मिट्टी की बात करें तो सबसे जो अच्छी जो मिट्टी होती है वो होती है बलुई दोमट मिट्टी, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आपको आम का एग्जांपल दिया था कि आम के एग्जांपल के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 23 डिग्री से लेकर 26 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर होना चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कोपेन ने तापमान तथा वर्षण के कुछ निश्चित मानों का चयन करते हुए उनका वनस्पति के वितरण से संबंध स्थापित किया और इन मानों का उपयोग जलवायु के वर्गीकरण के लिए भी किया। देखिए सारी चीज़ें ना आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि अगर आप आम की खेती करोगे तो आपको उसके लिए क्या चाहिए, एक निश्चित तापमान चाहिए, क्योंकि कोई भी जो वेजिटेशन है
उसको ग्रो करने के लिए, उसको सर्वाइव करने के लिए एक निश्चित तापमान होता है। ठीक है, तो फिर इतना तो है कि जो किसी भी प्रकार की जो वेजिटेशन है वो एक निश्चित तापमान पर ही निर्धारित होती है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि जो हमारे जो, अगर मसालों का एग्जांपल ले लीजिए, जो मसाले जो उगते हैं वो हमारे दक्षिण भारत में उगते हैं, है ना। और मसालों को उगाने के लिए क्या चाहिए, एक तरह का एक निश्चित तापमान चाहिए। अब आप ये तो नहीं कर सकते ना कि आप मसालों को आप दिल्ली के अंदर उगा लें, या फिर आप मसालों को आप पोलर एरिया के अंदर उगा लें, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि किसी भी चीज़ को उगाने के लिए क्या चाहिए होता है, एक निश्चित तापमान चाहिए होता है, और साथ में वहाँ की मिट्टी किस प्रकार की चाहिए होती है वो भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और किसी भी चीज़ को उगाने के लिए भाई वर्षण तो चाहिए होता है, यानी कि जो वर्षा है वो भी हमें चाहिए ही होती है। ठीक है, तो फिर कोपेन ने यहाँ पर जो वनस्पति का जो निर्धारण जो किया है, जो वितरण जो किया है, उसके अंदर तापमान भी इंक्लूड होता है और वर्षा भी इंक्लूड होती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कोपेन ने जलवायु कुछ समूह बांटे, कुछ जितने पूरे विश्व के अंदर जितनी भी प्रकार की जो जलवायु होती है उन जलवायु को 5 समूह के अंदर डिवाइड किया है। ठीक है, अब वो 5 समूह कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए 5 समूह को जानने से पहले हम उसका एक बार बेस जान लेते हैं, भाई इन 5 ग्रुप्स को बांटने के लिए किस तरह के चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए 5 में से जो 4 जो वर्गों का जो निर्धारण किया गया है उनका बेस है तापमान। ठीक है, 5 में से 5 ग्रुप में से जो 4 ग्रुप जो बांटे गए हैं वो किस बेस पे बांटे गए हैं, वो टेम्परेचर के बेस पे बांटे गए हैं। ठीक है, और इनमें से जो एक जो बांटा गया है वो बांटा गया है जलवायु के आधार पर, यानी कि सिर्फ क्लाइमेट के आधार पर। और इन जो 5 वर्गों को जो बांटा गया है उन सभी के लिए अलग अलग तरह के अल्फ़ाबेट्स यूज़ करे गए हैं, जैसे कि ABCDE। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ ग्रुप्स यहाँ पर बांट रखे हैं, जैसे कि जो बड़ा कैपिटल में जो A है उसका मतलब है कि ये ट्रॉपिकल रीजन होगा। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन बोले तो क्या, इसको हम हिंदी में बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। अगर हम ट्रॉपिकल रीजन का अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, यानी कि इसके लक्षण देखें, तो भाई यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज़ 18 डिग्री सेल्सियस और हायर। देखिए अगर हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सबसे ठंडा महीना देखें तो वो कितना होता है, वो 18 डिग्री सेल्सियस तक होता है नॉर्मली। ठीक है, अगर किसी भी क्षेत्र में जो तापमान जो पड़ रहा है, जो टेम्परेचर पड़ रहा है, अगर वो 18 डिग्री सेल्सियस उस साल का सबसे ठंडा महीना है, तो मान के चलिए आप किस जगह में रह रहे हैं, आप ट्रॉपिकल रीजन में रह रहे हैं। ठीक है जी, चलिए फिर तो फिर यहाँ पर जो कोपेन ने जो ट्रॉपिकल रीजन के लिए क्या अल्फ़ाबेट चुना है, A अल्फ़ाबेट, छोटा वाला A नहीं बल्कि बड़ा वाला A। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो कैपिटल लेटर बहुत ज़्यादा फ़र्क करता है। अगर मैं आपको आगे भी बताऊँगा, इसके अंदर छोटा A भी आएगा जिसकी मीनिंग कुछ अलग निकलेगी। तो यहाँ पर जो क्लाइमेट को 5 समूहों में बांट रखा है, 5 ग्रुप हैं, जिनमें से A का मतलब है ट्रॉपिकल, और वहीं अगर हम बी की बात करें तो बी का मतलब क्या है, ड्राई क्लाइमेट्स। ठीक है, यानी कि ड्राई क्लाइमेट्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शुष्क जलवायु हम इसको बोलते हैं। यहाँ पर देखिए सी का मतलब है वार्म टेम्परेट, और डी का मतलब है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, ई का मतलब है कोल्ड क्लाइमेट्स, और एच का मतलब है हाईलैंड्स। देखिए मैं आपको सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ थोड़ी बहुत जानकारी ही दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ग्रुप्स के बारे में बता रहा हूँ। इनके बारे में डीप जो आपको वीडियो देखने को मिलेगी, इनकी सेपरेट आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अभी आज का जो चैप्टर है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है, मैं आपको सिर्फ समझाने की यहाँ पर कोशिश करूँगा कि कोपेन ने मोटे मोटे तौर पर क्लाइमेट जो कंडीशंस हैं, ठीक है, किन किन कंडीशंस पर किस किस तरह के ग्रुप यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि कोपेन ने हर एक क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए अलग अलग टाइप के अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर रखा है, और मैं आपको हर एक वीडियो के अंदर इनको सेपरेटली मैं आपको डीप में मैं आपको बताऊँगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
देखिए हिंदी में ये आपका ये रहा कि इसको ए को उष्णकटिबंधीय, बी को शुष्क जलवायु और सी को कोष्ण शीतोष्ण। ठीक है, तो ये आपका पूरा हिंदी में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए तो फिर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था कि भाई हमारे 5 प्रमुख जलवायु समूह हैं जिसको अलग अलग सेपरेटली यहाँ पर बताया गया है और अलग अलग टाइप के आपको कैपिटल लेटर्स में आपको बताया गया है। ठीक है, जैसे कि ए का मतलब ट्रॉपिकल है, बी का मतलब क्या है आपका शुष्क जलवायु है। ठीक है, तो इसलिए चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या है, अब आपके यहाँ पर बड़े कैपिटल्स लेटर्स यूज़ नहीं हो रहे हैं बल्कि आपके स्मॉल लेटर्स आपके यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसके अंदर जो छोटे छोटे जो आपके जो अल्फ़ाबेट्स है, जैसे कि इसके अंदर एफ़ यूज़ हो रहा है, एम यूज़ हो रहा है, डब्ल्यू यूज़ हो रहा है और एस यूज़ हो रहा है। ध्यान रखिए कि ये बड़े नहीं है बल्कि छोटे, उन छोटों का अर्थ भी अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पर जो छोटा जो एफ है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई शुष्क मौसम नहीं है। जहाँ पर छोटा एफ यूज़ हो जाएगा तो आप समझ जाना कि इसका मतलब क्या है, कोई शुष्क मौसम नहीं है। एम किस चीज़ को इंडिकेट करता है, तो देखिए एम इंडिकेट करता है मानसून जलवायु को। और यहाँ पर डब्लू किसको इंडिकेट करता है, डब्लू करता है कि इसका मतलब है कि शुष्क शीत ऋतु। ठीक है, और वहीं ये जो छोटा एस है, छोटा एस का मतलब क्या है, शुष्क ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपके जो छोटे छोटे जो अल्फ़ाबेट्स है इनका किस प्रकार से यूज़ होगा मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, बस आप इनका मतलब समझ लीजिए कि इन सभी का मतलब क्या है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि बड़े अल्फ़ाबेट जैसे ए यूज़ हो रहा है, बी यूज़ हो रहा है, सी यूज़ हो रहा है, तो इनका अलग अलग मतलब है। अब यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर छोटे अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे हैं तो इन छोटे अल्फ़ाबेट्स का भी अलग मतलब है। क्या मतलब है, यहाँ पर ये सारे जो छोटे अल्फ़ाबेट्स हैं इनका मतलब क्या है, ये शो ऑफ कर रहे हैं टेम्परेचर को। ठीक है जी, ये तापमान को प्रदर्शित कर रहे हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने एक तरह की ये शीट है, इस शीट के अंदर थोड़ा सा और डीप में मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि अभी हम पहले क्या पढ़ रहे थे, हम सिर्फ पढ़ रहे थे कि भाई 5 तरह के समूह हैं, 5 तरह के ग्रुप है, जिसके अंदर ए का मतलब है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ठीक है, अब देखिए अब इसके अंदर भी आपको कुछ चीज़ें जुड़ती हुई नज़र आ रही होंगी। जैसे कि अब इसके अंदर आपको बड़े ए के साथ आपको छोटा एफ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इस प्रकार की जो जलवायु है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। अब इस उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु को अगर हम थोड़ा सा अगर हम इसको जूम करके मैं आपको दिखाऊं तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो एफ का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब होता है कोई शुष्क ऋतु नहीं है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इसके लक्षण है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था ना कि ये जो छोटे छोटे जो अल्फ़ाबेट्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर जो ए एम है, ठीक है, ए का तो मतलब आपको मालूम है कि ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से, है ना। और यहाँ पर जो एम का मतलब क्या है, एम का मतलब होता है मानसून से। ठीक है, तो फिर मैं आपको सेपरेटली मैं आपको उष्णकटिबंधीय समूह का ये जितने भी आपको जो अल्फ़ाबेट्स जो यूज़ हो रहे हैं इसको आपको एक डिटेल वीडियो आपको देखने को मिलेगी। आज का चैप्टर बस एक एज अ इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो फिर आपको जो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक सेपरेट वीडियो आपको इन सभी पॉइंट्स में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो फिर आज की वीडियो में बस इतने ये छोटे छोटे जो अल्फ़ाबेट्स हैं आप बस इन अल्फ़ाबेट्स को समझ लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये सारी चीज़ें डीप में आपको देखने को मिलेंगी। तो फिर वीडियो आपको कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ पर पढ़ेंगे समूह ए के बारे में, यानी कि उष्णकटिबंधीय जलवायु के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर वीडियो को देखने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।